माजिद सती को क्यों कत्ल करवाया गया और क्या वाकई फ़ारूक खोकर का इसमें हाथ था? ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। अगर कोई नहीं मानता, नहीं सुनता तो अगर सख्ती भी करनी पड़ती है तो करते हैं। फ़ारूक खोकर जो थे उनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात उनके ऊपर सामने आना शुरू हो गए कि फ़ारूक खोकर जो हैं वो भी एक लैंड माफ़िया हैं। एक नहीं 5-5, 8-8, 7-7 गाड़ियाँ साथ चल रही हैं। लोगों की वहाँ की जो एक राय है, ये अपना हर तरह का असर और रसूख इस्तेमाल करता था। लोगों में कोई डर खौफ था? डर खौफ बहुत था। किसी की जगह के ऊपर अगर कब्जा कर लिया है तो कानूनी कार्रवाई करता है, उठा लेना, अपनी बात अपनी चीज़ वो मनवाना, आधी कीमत अदा कर देना, मामला ठप हो जाना। ये कोई जायदाद का मसला था? किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया गया था इनकी? फ़ारूक खोकर को गुस्सा था उनके घर वालों के बकौल के। उसने एक वीडियो में भी कहा कि मैं अब्दुर्रहमान को भी देख लूँगा और फिर माजिद सत्ती को भी देख लूँगा। ये चीज़ जो है लड़ाई की, झगड़े की वजह बनी और ये कत्ल तक बात गई। फर्क होकर असल ये अपनी हवेली के अंदर बैठ के पिंडी का डान बना हुआ है। इसमें जमीनों पर कब्जे, कत्ल, अगवा, संगीन नौयत के बेशुमार केसेस। ये वकुआ प्लान किया फारूक खोकर ने और उसको एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग थे वो ये लोग थे। फरहान जो था वो शूटर था। जब ये दुबई पहुंचते हैं तो दुबई जाकर एक टिकटॉक बनाते हैं। मुद्दईयान हैं वो वहां पर शनाख्त कर लेते हैं क्योंकि वो फरहान को नहीं जानते होते कि ये वही शख्स है कि जिसने मौके के ऊपर गोलियां मारी थी माजिद सती को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज़। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं माजिद सट्टी केस के हवाले से। ये माजिद सट्टी केस है क्या और फ़ारूक खोकर को सज़ा क्यों सुनाई गई है उम्र कैद की, और अब क्या फ़ारूक खोकर ने हाई कोर्ट में अपील भी कर दी है। तमाम तर तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर फ़राज़ निज़ाम साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। फ़राज़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। फ़राज़ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस केस के हवाले से कि ये केस है क्या। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये माजरा क्या है कि माजिद सती को क्यों कत्ल करवाया गया और क्या वाकई फ़ारूक खोकर का इसमें हाथ था? देखें, जो फ़ैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है और ये केस 4 साल तक चलता रहा, सबको मालूम हो ही गया है। और 4 साल से माजिद सत्ती मकतूल के घर वाले इस इंतज़ार में थे कि इस केस का फ़ैसला सुनाया जाए और उनको पता चल सके कि माजिद सत्ती को कत्ल करने वाला या प्लानिंग इसके पीछे किसकी थी, कौन मेन किरदार है, वो कौन है। तो एक बड़ा नाम सामने आया, फ़ारूक खोकर का। अब आप ठीक है। देखें कि अगर आप पीछे थोड़ा-सा माज़ी में चले जाएँ, इनके वालिद ताजी खोकर के नाम से मशहूर थे जी। और उनके बारे में यही मशहूर था मुबैना तौर पर कि ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं। फिर अगर कोई नहीं मानता, नहीं सुनता तो अगर सख्ती भी करनी पड़ती है तो करते हैं। और उनको थ्रेट किया जाता है। माज़ी में ऐसे हमने हम्म। केसेस सुने भी, देखे भी। फिर अब फ़ारूक खोकर जो थे उनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात उनके ऊपर सामने आना शुरू हो गए कि फ़ारूक खोकर जो हैं वो भी एक लैंड माफ़िया हैं और ठीक है। जो इनके साथ इनका डाला कल्चर है, फिर उसमें जो वेपन्स लेके इनके साथ लोग चलते हैं, तो ये भी दहशत की अलामत समझे जाते थे रावलपिंडी में। अब ठीक देखें है। आप कि माजिद सत्ती को 2022 में कत्ल किया जाता है। जो उनके चचा हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया कि माजिद सत्ती जो था उसका कोई इसमें कसूर नहीं था। एक बात सामने आई कि एक जगह पे कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही थी फ़ारूक खोकर की जानिब से। तो जब माजिद सत्ती ने उसमें आप देखें कि मदाखलत की, उसे रोकने की कोशिश की, तो उसके बाद फ़ारूक खोकर ने ही बंदे भेजे और उन्होंने माजिद सत्ती को कत्ल किया। जिसका जी। फ़ैसला सेशन अदालत ने सुनाया है और उसमें उम्र कैद सुनाई गई है फ़ारूक खोकर समेत 2 और मुलज़िमान हैं। एक जो है उसको बरी किया गया। अब जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है इन 4 सालों में, जो चलता रहा केस अदालत में, तो ठीक है। उसमें देखें बात सामने आई है, जो अदालत में एविडेंस प्रोवाइड किए गए हैं उसकी बेस के ऊपर अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया कि माजिद सत्ती जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का रुकन था, कारकुन था,
उसको कत्ल करवाने वाला फ़ारूक खोकर है। अब ये ठीक है। देखें कि फ़ारूक खोकर और पहले पीपल्स पार्टी में थे और हम्म, फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी और ठीक उसके है। बाद वो जमीयत उलमा इस्लाम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की मौलाना फजल रहमान की जमात में। सही। अब इन्होंने इस जमात में शमूलियत कैसे, कब और क्यों इख्तियार की? ठीक ये है। हुआ कि जब सीसीडी एक्टिव हुई, फिर रावलपिंडी में क्रैकडाउन शुरू हुआ। बड़े-बड़े नाम थे, एक अगवान शहरी था जो यहाँ पर रह रहा था इल्लीगल, गैर कानूनी तौर पर। उसको यहाँ से उन्होंने सीसीडी ने उसे पकड़ के और उसको वापस अफ़गानिस्तान उसके मुल्क भेजा। ठीक है? ठीक है। फिर इस तरह जो वहाँ पर गैंग्स थे जो लोगों को किडनैप करते थे, लोगों की रैकी करते थे कि किसके पास कितना पैसा है और इससे हमें कितना पैसा मिल सकता है, इसको हम किडनैप करें या किसी को हम किडनैप करके उसके घर वालों से तावान माँगेंगे। तो उन गैंग्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया और फिर हमने देखा कि बहुत से मुल्ज़िमान थे जिनके खिलाफ मुबैना पुलिस मुकाबले किए गए और ठीक है। उनको हलाक किया गया। फिर बिल्कुल। आप देखें, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी अगवान शहरी की, जो यहाँ पर इल्लीगल रह रहा था और उसके बारे में बहुत चीज़ें चलती आ रही थी कोई कई सालों से कि जी। उसका बहुत हम्म, असर रसूख है स्मगलिंग में, बंदा मारने में, जो भी जैसे भी था। और फिर बारी आई फ़ारूक खोकर की। तो अच्छा, मैं रावलपिंडी यहाँ पे में एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि फ़ारूक खोकर ने उस दौरान जब सीसीडी बनी और जब सीसीडी क्रैकडाउन कर रही थी और इन लोगों को पकड़ रही थी जो कब्ज़ा माफ़ी है या जो क्रिमिनल रिकॉर्ड में शामिल हैं, उस दौरान इन्होंने एक सियासी पार्टी ज्वाइन कर ली और उस सियासी पार्टी ज्वाइन करने का क्या ये बेनिफिट इनको मिला कि सीसीडी ने इनको गिरफ़्तार नहीं किया या बाद से शख्सियात को गिरफ़्तार नहीं किया जाता या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती सीसीडी की जानिब से? क्या इस बात में कोई सदाकत है? देखिए, जब सीसीडी एक्टिव हुई रावलपिंडी में हुँ, और फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खुद इंटरव्यू करने के लिए गया। आरओ रीजनल ऑफिसर रावलपिंडी खातून थी ठीक है। उनका। तो उसमें उन्होंने मुझे जब बताया कि जिस तरह अगवान एक शहरी था जो इलीगल यहाँ पर रह रहा था और बड़ी हुँ, ही एक्टिविटीज़ में बहुत सी मुलविस था ठीक है। और उसको जिला वतन किया गया, मसलन उसको किन-किन वापस उसको हुँ, उसके वतन भेज दिया गया। हुँ, अब देखें कि फिर आज मैंने पूछा था उनसे कि फ़ारूक खोकर ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़े लोगों की नज़रों में है, हाँ, वीडियोस काफ़ी बड़ी टिकटॉक ज़्यादा भी बनती वायरल्स थी। होती हैं हाँ जी, जी, टिकटॉक टिकटॉक पे हमें वगैरह के अक्सर ऊपर नज़र आते थे। कि गाड़ियाँ चल रही हैं, एक हाँ, गाड़ी भी नहीं है, कई-कई गाड़ियाँ साथ बड़ा चल रही हैं, काफ़िला लेके निकल काफ़िला, रहे थे। बिल्कुल आप सही हाँ जी, पहुँचे। फिर असला लहरा रहे होते थे इनके साथ लोग, जी, तो बड़ा ज़्यादा दहशत समझी जाती थी वहाँ पर फ़ारूक खोकर की, रावलपिंडी और इससे मलैका इलाकों में। हुँ, तो उन्होंने कहा कि अभी अब जब से हम यहाँ पे हम एक्टिव हुए, मुतहरिक हुए, सीसीडी को इख्तियारात दिए हैं और सीसीडी ने क्रैकडाउन शुरू किए हैं मुख्तलिफ बदमाशों के ख़िलाफ़, कोई इश्तिहारी है, कोई किसी के कत्ल में मुलविस है, तो पकड़-धकड़ शुरू हुई है, मुबैना हुँ, पुलिस मुकाबले में। तो उसके बाद से तो अब तक कोई ऐसी वीडियो सामने नहीं आई, ना उन्होंने लगाई है। और ठीक है। जो फ़ारूक खोकर थे, उन्होंने खुद भी वो पीछे हट गए थे। यानी हुँ, कि आप देखते ना कि डाला कल्चर वो ख़त्म हुआ, फिर ठीक उसके है। बाद जो इनके साथ लोग चलते थे असला लेके, वो सिस्टम ख़त्म हुआ। तो हुँ, इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान को शायद एक चीज़ ये एक देखें ना कि इस हवाले से भी बड़ी क्या सराहियाँ की गई और इसमें कोई दो राय भी नहीं है हुँ, कि उन्होंने हुँ, मौलाना फजल रहमान की जमात को ज्वाइन किया इसलिए कि उनके जो केसेस थे माजी में वो रीओपन ना हो जाए और उन केसेस में इनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि देखें ठीक ना है। कि बड़ा सीसीडी ने अचानक ही इतने ज़्यादा हर शहर में ही तकरीबन मुबैना पुलिस मुकाबले शुरू कर दिए थे। हुँ, अब इसमें ये होता है, जिस तरह आपने मेरे से पूछा था कि कोई भी किसी सियासी जमात को किसी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्या फ़ायदा होता है कि नहीं। आप देखें कि एक बड़ी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का, पूरे पाकिस्तान में देख लें आप कि बड़ा असर रसूख है। और फिर उन्होंने अगर अपनी कोई चीज़ किसी से मनवानी हो, उसमें आप देखें वो अपोजिशन में बैठते हैं और या हुकूमत से बाहर भी हों, तो वो उनका गवर्नमेंट हो गई, हुकूमत हो गई, उन्होंने जब प्रेशर डालना है, जो चीज़ अपनी मनवानी है वो उन्होंने मनवा लेनी है और उन्होंने प्रेशर अपना डाल देना हो। हुँ, तो ये एक चीज़ बड़ी होती है कि एक जमात के साथ आपकी एफिलेशन हो गई है तो आपको बड़ा एज मिल जाता है। हुँ, और फ़ारूक खोकर के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उनको इस चीज़ का एज मिला। हुँ, और देखें ठीक कि है। माजिद सत्ती के चचा ने कहा कि सीसीडी के बकौल 256 लोगों का कत्ल किया है
अच्छा इसने फारूक खोकर वगैरह ने, अच्छा तो क्या सीसीडी को एक्टिव नहीं होना चाहिए था? क्या उन्होंने नाम से कहा है कि जी सीसीडी का जो रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है, उसके मुताबिक तो 256 एक फिगर है। अब इसमें कितनी सदाकत है, या फिर उन 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 उनके पास कोई फिगर गलत है, या उनको अगर बताया गया है तो अगर ये ठीक है। फिगर ठीक है, आपको ये उन्होंने बताया? ये ठीक है। अगर मुख्तलिफ उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, अच्छा, ठीक तो है। अगर ये फिगर ठीक है तो फिर क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी? बिल्कुल और ठीक है। अब देखें, ये जो 4 साल का दौरानिया था जिसमें इंतज़ार किया जा रहा था लवाहिकीन की जानब से, अहले खाना की जानिब से, कि कब इस केस का फ़ैसला सुनाया जाएगा, क्या इनके हक़ में आएगा, नहीं आएगा, किसको कसूरवार ठहराया जाता है, कौन इसमें मुलव्विस पाया गया है। तो ये वो सारे सवालात जन्म ले रहे थे जिनका 4 साल बाद फ़ैसला हुआ है। तो ठीक है। आप ये देखें कि इन 4 सालों में किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। अब ये भी चीज़ें एक तरफ लेके लोग चल रहे हैं कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ऊपर क्रैकडाउन एक शुरू होने जा रहा है, और जिस तरह के अच्छा, उनके बयानात सामने आए थे शोहदा के हवाले से, तो फ़ारूक खोकर को भी जो फ़ैसला एक सुनाया गया है, या फिर ये प्रेशर बिल्ड करने के लिए किया गया है। तो लेकिन देखिए ना कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कराई है ना अदालत में, जी। और अदालत ने किसी जो उनके पास एविडेंसेस सबूत हैं उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला सुनाया है, ना कि ये कि उन्होंने कहा होगा कि जी ये मुलव्विस है। उनको तो जो इन्वेस्टिगेशन इस दौरान में की गई, जिस प्रोसीजर से पुलिस ने इसको केस को लेके गुजरी, तो वो सब चीज़ें अदालत में एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे पेश की जाती हैं। तो उसी की बेस के ऊपर ये फैसला सुनाया गया और फ़ारूक खोकर को कसूरवार ठहराया गया। कानून सिर्फ सीसीडी का गरीब के लिए है, बासर शख्सियात के लिए नहीं है, या कोई रिच फैमिली है उनके लिए नहीं है? देखें, कानून तो फिर कानून है और वो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और जिस तरह हमने सीसीडी की बात की है कि क्या कानून बासर लोगों के लिए नहीं है और आम आदमी के लिए, यानी कि गरीब तबके के लिए है, कमज़ोर के लिए है। हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसे ही नज़र आता है। अब अगर आप फ़ारूक खोकर की हम एग्ज़ाम्पल ले लें, तो फ़ारूक खोकर के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कार्रवाई की गई सीसीडी जब से बनी है? अब फ़ारूक खोकर का जो जमात ज्वाइन करना था मौलाना फजलुर रहमान की, उसके पीछे वजह भी यही है कि जब वो उधर जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की तो उनको एक सियासी पनाह मिल गई, और वो अब एक जमात में आके ख़ुद को वो जमात का कारकुन उन्होंने कारकुन में शामिल हो गए। फिर उनको ये था कि मैं एक सियासी जमात के साथ जुड़ गया हूँ। ठीक है। इस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल होगा, कोई भी जब करेगा। ठीक तो अब ये देखें आपके फ़ारूक खोकर के हवाले से, अगर आप इस्लामाबाद के लोगों से, पिंडी के लोगों से पूछें, आम जो पब्लिक है, लोग हैं, तो वो बताएंगे कि एक बाअसर शख्सियत माना जाता था। ठीक है। क्योंकि जब तक ये डाला कल्चर, असला अपने साथ 2-2, 3-3 दर्जन के करीब लोगों को लेके चलना, जब निकलना बाहर सड़कों पे, एक नहीं 5-5, 8-8, 7-7 गाड़ियाँ साथ चल रही हैं, तो देखें ना कि लोगों की वहाँ की जो एक राय है, अगर आप वहाँ के रिहायशी लोगों से पूछें तो उनके बकौल ये अपना हर तरह का असर और रसूख इस्तेमाल करता था। ठीक है। लोगों में कोई डर खौफ था वहाँ के? डर खौफ बहुत था। वो इस तरह था कि किसी की जगह के ऊपर अगर कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो वो अगर शख्स कानूनी कार्रवाई करता है, अदालत जाता है, उसको किस तरह मैनेज करना है, किसी को अगर इस जो इनका कंप्लेनेंट है मुखालफिन में है, उनको थ्रेट्स किया है? उसको थ्रेट धमकाना, फिर उनको उठा लेना, अपनी बात, अपनी चीज़ जो है वो मनवाना, आधी कीमत अदा कर देना, मामला ठप हो जाना, यानी कि लोग भी डर जाते हैं ना। ठीक है। आप देखें, कोई अपने से जो ताकतवर होगा तो उससे हर कोई तो नहीं टक्कर लेगा, वो तो अपनी जान छुड़वाएगा, वो कहेगा कि मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कैसा शख्स था, ये बताइएगा। देखिए, फ़ारूक खोकर के हवाले से जो लोगों की राय है और जो हम सुनते हैं, लोगों से हम बातचीत होती है, और जिस तरह मेरी पिंडी के लोगों से भी बात हुई, इस्लामाबाद के स्पेशली पिंडी के, वो ये कहते हैं कि फ़ारूक खोकर जो है वो डॉन ही समझा जाता था। अच्छा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के डॉन जाना जाता था।
ठीक है। कब्ज़ा माफिया का जहाँ नाम आता था तो वहाँ इनका भी नाम आता था। तो सही। आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह का सिस्टम चलता आ रहा था। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि फ़ारूक खोकर के साथ 3 लोग और जो थे, उनको भी सज़ा हुई। तो उन नहीं, फ़ारूक खोकर समेत 3 लोग हैं टोटल। हाँ एक जी, जो था वसीम नामी शख्स, उसको बरी कर दिया था। ठीक है। 2 जो हैं उनको भी इस केस में मुजरिम ठहराया गया है। तो बिल्कुल, एक फ़रहान है जो कि दुबई में है इस टाइम पे। टोटल 3 लोग हैं। ठीक है। 2 जो हैं उनको जेल से ही ला के अदालत में पेश किया गया था, और जब ठीक है। इस केस का अदालत में फ़ैसला आया तो उधर फ़ारूक खोकर भी मौजूद थे, और ठीक फिर उधर ही कहा गया था पुलिस को कि आप इनको भी गिरफ़्तार कर लें। वहीं पे उनको हथकड़ियाँ लगा के बख्शी खाने मुंतकिल किया गया था, उसके बाद जेल भेजा गया। फ़राज साहब, मुझे बताइएगा कि ये कोई जायदाद का मसला था? किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया गया था इनकी? अच्छा, जो बात उनके घरवालों की तरफ से बताई गई है, उनका ये कहना है कि एक उनका जानने वाला जिसके साथ माजिद सत्ती का भी बड़ा ताल्लुक़ था, ठीक है। और अब्दुर्रहमान हुँ, अब्दुर्रहमान जो था, उसका कोई मसला चल रहा था प्रॉपर्टी का। ठीक है। उसमें जब अब्दुर्रहमान ने माजिद सत्ती के पास आके रिहाइश इख्तियार की, और फिर इस चीज़ का फ़ारूक खोकर को गुस्सा था। तो उस ठीक है। उनके घरवालों के बकौल के उसने एक वीडियो में भी कहा कि मैं अब्दुर्रहमान को भी देख लूँगा और फिर माजिद सत्ती को भी देख लूँगा, क्योंकि माजिद सत्ती का उन्होंने अच्छा। लिंक इसलिए जोड़ा कि माजिद सत्ती शायद इसको सपोर्ट कर रहा है। हुँ, इसके बैक पे माजिद सत्ती है। तो फिर ठीक है। ये चीज़ जो है लड़ाई की, झगड़े की वजह बनी, और ये कत्ल तक बात गई। सही है। अच्छा, इस वक़्त ये केस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? क्या जो फ़ारूक खोकर के जो वकील हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है? क्या आपको लगता है क्या इनको बरी कर दिया जाएगा? इस हवाले से बताइए। देखिए, अब तो ये हाई कोर्ट में अपील तो करना सबका राइट है। जी, कोई भी है, कोई भी मुल्ज़िम है, अगर उसका सेशन कोर्ट से फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आया है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अब ठीक ये है। तो देखना ये है कि उनको जो तफ्तीश हुई है, जो पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट से दी हुई है, जो तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में चालान वग़ैरह जो भी पेश होगा, उसके मुताबिक केस को देखा जाएगा। नाज़रीन, इस केस के जो मुद्दई हैं, इनसे बात करते हैं और जो वकील जो माजिद सत्ती के हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस वक़्त केस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। उनसे बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं माजिद सत्ती के मुद्दई मुकदमा उनके चचा, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुद्दई भी हैं इस केस के। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि इस मर्डर का आपको कब और कैसे पता लगा? जी, ये 23 अगस्त 2022 को शाम तकरीबन 5:40 के करीब वहाँ हम इकट्ठे घर की तरफ आने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो माजिद हमसे पहले बाहर गया। जब हम बाहर पहुंचे तो माजिद आगे कासिम शाह की गाड़ी की ड्राइविंग फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। तो हम इंतजार में रुक गए कि वो नीचे उतरे और हम अपनी गाड़ी में बैठ के वापस घर की तरफ जाएं। ठीक है। तो इसी दौरान एक मोटरसाइकिल ने गाड़ी से अपना मोटरसाइकिल टकराया हमारी मौजूदगी में, और वो आगे की तरफ गया। ठीक है। तो जिसको गाड़ी देखने के लिए माजिद और कासिम शाह नीचे उतरे, तो इसी दौरान दो और शूटर मोटरसाइकिल पे सवार होकर गाड़ी के करीब आ गए, ठीक और है। पीछे बैठे हुए शख्स ने अपनी डब से पिस्टल निकाल कर नीचे उतर कर माजिद सत्ती का नाम पुकार कर उस पर सीधे फायर किए, ठीक है। जिससे वो जख्मी होकर गिर पड़ा। ये हमारे सामने सब कुछ हुआ। ये सब कुछ आपके सामने हुआ। सिर्फ़ माजिद सती इनको ही टारगेट किया गया? सिर्फ माजिद सत्ती को टारगेट। ठीक है। इससे पहले उन्होंने कुछ बताया कि मुझे थ्रेट कॉल्स मौसूल हो रही हैं, या कोई ऐसा मामला आपसे डिस्कस किया हो? ये अगले दिन ये डिस्कशन हुई थी कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, ये ठीक है। उसने बताया था। और एक वीडियो विलाग था फर्क होकर का, ठीक है। जिसका हमने एफआईआर में भी जिक्र किया अपने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। हमने वो सबूत है जिसमें फैक्ट्स थे। ठीक है। उस वीडियो में उसमें क्या था वीडियो में, वो जो आप वीडियो का ज़िक्र कर रहे हैं?
मतलब वीडियो का इशू ये था कि फर्रुख खोखर के चचा, फर्रुख खोखर के वालिद और गोरी टाउन का मालिक चौधरी अब्दुल रहमान इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट में मुलजम थे, इनके खिलाफ इस्तगासा था। तो फर्रुख खोखर के वालिद तो उस वक्त सीएन के वक्त फौत हो चुके थे। तो फर्रुख खोखर के चचा अफजल खोखर और अब्दुल रहमान, इनको कोर्ट ने सजा दी थी। तो ठीक है। अब्दुल रहमान वहां से निकल कर माजिद के पास आ गया और माजिद की कस्टडी में रहा। फिर उसकी हाई कोर्ट से बेल सस्पेंशन हुई तो वो ठीक है। गिरफ्तारी से बच गया। जबकि फर्रुख खोखर का चचा अफजल खोखर गिरफ्तार हो गया, जिसकी बुनियाद पे उसने ये विलाग किया था कि अब्दुल रहमान को धमकियां उसमें दे रहा था और कह रहा था जिनके पास है मेरे इल्म में है और मैं उनको भी देख लूंगा। असल ये ग्रज था, इसके अलावा हमारा उसके साथ कोई ग्रज नहीं था। डायरेक्ट उसके अब्दुल रहमान से इश्यूज थे। अच्छा हाजी साहब, ये भी बताइएगा कि अब्दुल रहमान जो है वो माजिद सत्ती साहब के पास आके रहा, तो माजिद सत्ती साहब और जो अब्दुल रहमान थे, इन दोनों का आपस में कब से मिलना जुलना था? इनका पिछले चंद साल से आपस में रबता था और अक्सर अब्दुल रहमान माजिद के पास आता था। तो सिर्फ ये वजह बनी कि अब्दुल रहमान माजिद के पास क्यों रहा और माजिद ने उसको क्यों अपने पास ठहराया, इस बात के ऊपर फर्रुख खोखर वगैरह जो भी और इसमें मुल्जिमान शामिल हैं, उन्होंने हमला किया? जी, फर्रुख खोखर असल ये अपनी हवेली के अंदर बैठ के पिंडी का डॉन बना हुआ था और ये इस तरह के इन्होंने काम, ये कोई इनका पहला काम नहीं है। इन्होंने कमोबेश सीसीडी रिपोर्ट में मैंने पहले ही बताया कि 256 या इससे ज्यादा केसेस इनके बारे में रिपोर्ट हुए हैं। अब ये जो मेजॉरिटी हाजी ने तो साहब ये अपनी बताइएगा कि रिपोर्ट, जो 256 केसेस हैं, ये केसेस किस नोयत के हैं? तमाम तर केसेस कत्ल के हैं या इसमें फिर ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना, किसी को धमकाना, अगवा कर लेना? इसमें जमीनों पर कब्जे, कत्ल, अगवा और संगीन नौयत के बेशुमार केसेस हैं। और ये जो रिपोर्ट है, ये आपको कैसे पता चला कि इनके ऊपर 256 मुख्तलिफ नोयत के केसेस हैं? क्या आपकी किसी से बात हुई, किसी पुलिस के ऑफिशियल से, या फिर जो सीसीडी वहाँ पर रीजनल ऑफिसर्स हैं उनके मातहत जो अफसरान काम कर रहे हैं, उनमें से किसी ने आपको बताया? ये जो इदारे हैं वहां से ये रिपोर्ट्स चली कि इनका क्राइम हिस्ट्री जब चेक की गई तो वहां से ये बात चली और ये बात रिकॉर्ड पे भी आई इदारों की तरफ से। तो ये जो 4 साल का दौरानिया था, यानी कि केस 4 साल तक चलता रहा, तो अब 4 साल के बाद जब फैसला आया और अब आप, ज़ाहिर-सी बात है कि आप लोगों को तो हर लम्हा इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि माजिद सत्ती के कत्ल में कौन लोग मुलव्विस हैं, उनको कब सज़ा होगी। तो जब सज़ा आई है और अब आप लोग इस केस को किस तरह देख रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, देर से ही हमें इंसाफ तो मिला। हमारी ख्वाहिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसिक्यूशन ने इसके खिलाफ बड़ी कंक्रीट एविडेंस इकट्ठी की थी और हमें ये उम्मीद थी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से इसको डेथ सेंटेंस होगी। लेकिन जो भी सजा कोर्ट ने दी है हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुतमईन हैं और हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे केस का फैसला मेरिट में किया। अच्छा हाजी साहब, ये भी बताइएगा, इस 4 सालों में आप लोगों को मुखालिफ ग्रुप यानी कि पार्टी जो है जिसने माजिद सत्ती को कत्ल करवाया और जो लोग इसमें मुलव्विस थे, उन लोगों की तरफ से कितनी धमकियां मिली इन 4 सालों के अंदर? क्या ये कहा जाता था कि केस से पीछे हट जाएं? ये बेसिकली बड़े एक क्रिमिनल हिस्ट्री रखते हैं, ये धमकाते भी हैं, माफी भी मांगते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। इनकी स्ट्रेटजी ये होती है, ये बस अपनी हवेली के अंदर के डॉन है। नहीं, बाहर लेकिन निकल ये के इन 4 सालों में जब आप लोगों का केस चल रहा था अदालत में, तो इन 4 सालों में ये आपके पास कभी चल के आए हों
कभी इन्होंने आपको फ़ोन किया और धमकाया हो, या फिर अपने तौर पे जिस तरह आपने बताया रिक्वेस्ट कर लेते थे, माफ़ी मांग लेते थे, तो इन चीज़ों से गुजरे ये लोग? देखिए, फोन पर तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नहीं जरूरत है जो मैं डायरेक्ट धमकी दे, लेकिन ये इनडायरेक्ट जो इनका एक क्रिमिनल नेटवर्क है, उससे ये हमारे तक डिफरेंट तरीके से अप्रोच होती रही। कभी थ्रेट्स भी हुए, कभी रिक्वेस्ट भी हुई, कभी लालच भी दिया गया, लेकिन तो क्या क्या अल्हम्दुलिल्लाह कहते अल्लाह थे? का करम है। लालच किस तरह का देते थे आप लोगों को? धमकी जो आप लोगों को ये देते थे 25 करोड़ ले लें, 30 करोड़ ले लें, 40 केस से आए हैं। ये मुख्तलिफ लोगों, बड़े हमारे MNA थे फर्स्ट टाइम, उनके पास गए, मुर्तजा सत्ती के पास के पहली ऑफर इन्होंने 25-30 करोड़ की उनको की कि हमारा ये वाइंड अप करा दे। फिर इनके बड़ों ने ये तस्लीम भी किया, वो एक जगह गए कि हम पैसा भी देंगे और वरना हम कोर्ट से कर लेंगे, जो इनकी मेंटल अप्रोच है। तो वहां पे उन्होंने जो मुतलका हमारे तल्लक वाले लोग थे उनसे ये बात की, और इसी तरह मतलब मुख्तलिफ मौका पे हमारे जहाँ तक तलकात थे वहाँ इन्होंने इनडायरेक्ट रब्ता किया। हमने कभी इनसे डायरेक्ट रब्ता, ना इनकी हिम्मत पड़ी, और ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस तरह की सोच थी कि इन जालिमों से हम बैठ के बात करें। अच्छा, ये भी बताइएगा हाजी साहब के ना, रावलपिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, इधर जिस तरह आपने भी बताया कि ये डॉन थे, और जब अब फ़ारूक खोकर को सज़ा हो गई है, तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं शहरी, उनकी जो उनका उनका माइंडसेट है वो क्या कहता है? क्योंकि उन लोगों के ज़हन में भी यही था कि असर रसूख है इनका बहुत ज़्यादा, और ये जिस तरह कब्ज़े कर लिए, किसी को उठवा लिया, किसी के ऊपर प्रेशर डालना है, किसी के साथ सख्ती करनी है, तो ये हर तरह का काम कर लेते थे लोग। देखें, ये जब से 2022 से माजिद सत्ती शहीद का मर्डर हुआ ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और हमारे बरादरी कोटा, कोटली, सतिया, मरी और KP से भी बहुत बड़े पैमाने पर एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, जिसकी वजह से ये इनका चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन क्लोज हो चुका है। और अब ये सिर्फ टिक टाक पे फर्क होकर रह गया था, अल्लाह ने वो भी इसका एहतमाम कर दिया। अब वो भी इंशाल्लाह इसका इख्तिताम की तरफ चला गया। और लोगों ने, मैं आपको बताऊं, ये 14 को फैसला हुआ और 14 से आज तक लोग हमें रात 11-12 बजे तक मुसलसल आ रहे हैं, जिनसे हमारा तल्लक है या नहीं है। वो उनको ये खुशी है कि एक जालिम जो कभी जिस पे कानून की गिरफ्त नहीं हुई, आज वो कानून की गिरफ्त में आ गया है। सही। बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं नाज़रीन यहाँ पे जो माजिद सत्ती केस के जो एडवोकेट हैं जो इस केस को देख रहे हैं, इनकी जानिब भी आऊँगा और इनसे भी बात करूँगा। एडवोकेट एहसन उल्लाह ख़ान सत्ती साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस वक्त केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप एहसानुल्लाह साहब? ठीक हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? क्या उनकी जानिब से हाई कोर्ट में भी अपील की गई है? जी, केस सजा के बाद अभी उन्होंने हाई कोर्ट में अपील अपनी दायर की है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें कौन-सा आपको सॉलिड एविडेंस मिला जिसके ऊपर इनको सज़ा दी गई? ये जो हमारा केस था इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सबूत थे, और वो बड़े कोजेंट एविडेंस थे, कंक्रीट एविडेंस थे, मुस्तनद सबूत थे, जिसकी वजह से इनको सजा हुई। और जो फरूक होकर की हद तक एविडेंसेस थे कि उसको शुरू में ही पहले दिन नामजद कर दिया जाता है इस केस के अंदर। सब्सिक्वेंटली ये होता है कि एक मुलजिम काशिफ वो गिरफ्तार होता है किसी और मुकदमे में, किसी दीगर थाने में, हमराई मुलजिम। अच्छा, वो ठीक है। आके सारे वकूए बयान करता है कि ये वकूआ प्लान किया फरूक खोकर ने, और ठीक उसको है। एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग थे वो ये लोग थे, और फरहान जो था वो शूटर था। उसके इसमें बाद कितने लोग सब्सिक्वेंटली शामिल थे? ये कितने लोग शामिल थे और क्या-क्या चीज़ें उसने बताई? ये टोटल इसमें 8 लोग शामिल थे। ठीक ठीक है है, जी। और उसमें जो जिन्होंने ट्रायल फेस किया वो 4 लोग। ठीक है। उनका नाम क्या और क्या है? इस जो दीगर एविडेंस की तरफ मैं आ रहा हूँ, आपको मैं बता रहा था कि
पॉइंट ये होता है कि इन सारे मुल्जमान को वहां पे प्लान करके जनाब भेजा जाता है। वो सारा जो उसका कॉल रिकॉर्ड है, जो मौके के ऊपर वहां पे मुल्जमान मौजूद होते हैं और उनकी लोकेशन 6 रोड की और CDRs में फिर वो वापस इस फरूख होकर के घर की आती है। उन सारे मुल्जमान वकूआ करते हैं, वकूआ करने से पहले भी राब्ते में रहते हैं और वकूआ करने के बाद भी उसी के पास जाते हैं। फिर ठीक है। सब्सिक्वेंटली 2-3 दिन बाद ऐसे होता है कि जो मेन शूटर है उसको यहाँ से अपने साथ लेकर कराची ट्रैवल करता है, फिर वहां से दुबई जाता है। और इन दोनों का ये होता है कि इन दोनों को जो टिकट इशू करने वाली कंपनी है और उसके ऑनर को भी हमने इसमें गवाह बनाया कि इनका टिकट एक ही बंदा इशू कराता है, एक ही अकाउंट से इनके पैसे जाते हैं और पैसे निकल के दोनों की सीटें भी साथ होती हैं 2D और 2E। और उसके बाद ये दोनों यहाँ से साथ फ्लाई करते हैं और जब ये दुबई पहुंचते हैं तो दुबई जाकर एक टिकटॉक बनाते हैं। अच्छा। उस टिकटॉक में जो मुद्दयान हैं वो वहां पर शनाख्त कर लेते हैं, क्योंकि वो फरहान को नहीं जानते होते कि ये वही शख्स है कि जिसने मौके के ऊपर गोलियां मारी थी माजिद सती को। और फिर वो उसकी जो टिकटॉक है वीडियोस वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। उसके अलावा जो दीगर मुल्जमान अमीर हमजा, हैदर और दीगर मुल्जमान थे, उनके साथ उसकी पुरानी डिफरेंट वीडियोस थी, वो वीडियोस भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। और ये सारा जो सारी चीजें हैं मटेरियल, अब जो उसका नंबर है उसको नंबर से अपने से डिनाई कर देता है। जो उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर है फरूख खोकर का, वो कहता है ये मेरा नंबर ही नहीं है और मेरे नाम पर नहीं है जिससे मैं मुल्जमान से। फिर उसको बैंक से वेरीफाई करवाता है आईओ। तो प्रोसिक्यूशन में आईओ का बड़ा अहम किरदार होता है। आईओ जाता है, वो बैंक इनके रिकॉर्ड चेक करता है। 4 बैंक अकाउंट्स होते हैं, चारों में इसका फरूख खोकर का वही नंबर लिखा होता है जिससे वो मुल्जमान से राब्ते में था, अच्छा। वकूए से पहले भी वकूआ करने के बाद भी। तो वो बैंक अकाउंट से नंबर, अब वो क्या करता है कि जब उसको पता चलता है कि पुलिस जो है वो वहां तक पहुंच गई है तो वो अपना उस बैंक अकाउंट को बंद करने के लिए नंबर चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देता है। वो एप्लीकेशन भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर सब्सिक्वेंटली जो इसके साथ के हमकई मुल्जमान हैं अमीर हमजा और हैदर अली, वो अदालत के सामने आकर ये बात कहते हैं, उनकी ये बेल करवाने के लिए उनको लेकर आते हैं और वो अदालत के सामने आके कहते हैं कि ये लोग जालिम हैं, ये हमें मार देंगे और इन्होंने ये मर्डर करवाया है और हम अपना इकबाल जुर्म करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उनको पेश किया जाता है ये जो दो मुल्जिम है अमीर हमजा और हैदर, ये बताते हैं जी ये अमराई मुल्जमान होते हैं, ये बताते हैं, ये मोटरसाइकिल सवार थे, ये बताते हैं कि ये सारा जो हुआ है ना, इनकी जमानत करवाने के लिए इनको ये लेकर आते हैं। फरूख होकर इनकी अबूरी जमानत करवाने के लिए लेकर आता है और कोर्ट में इनको शनाख्त करते हैं मुद्दई और दीगर गवाहान। कोर्ट में इनकी शनाख्त भी हो जाती है। जब वो आते हैं तो ये वही मुल्जमान थे। तो शनाख्त परेड से बचने के लिए उन्होंने एक टेक्निक से उनको पेश किया, लेकिन कोर्ट में उनको शनाख्त कर लिया, मुद्दई मुकदमा ने, और एप्लीकेशन भी दे दी। और फिर सब्सिक्वेंटली उनका 164 का बयान दीगर वजूहात की वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं हो सकता, तो वो उसको चैलेंज करते हैं रिवीजन के अंदर। रिवीजन में वो सारा कुछ लिख कर देते हैं कि ये वकूआ इस तरीके से हुआ और ये सारा प्लान किया फरूख होकर ने और एग्जीक्यूट किया। हम सारे इसमें शामिल थे, हम सारे वहां पर गए मौके के ऊपर और फरहान ने शूट किया। ये तमाम और दीगर एविडेंसेस जो थी वो इसके खिलाफ रिकॉर्ड पर थी और उनको दूसरी जो साइड है उसकी तरफ से बिल्कुल वो अनशेकन रही और जितने हमारे गवाह थे इसके अंदर वो कंसिस्टेंट रहे, एक दूसरे के साथ उनका बयान में आपस में कोऑर्डिनेशन रहा। कहीं पे केस के अंदर कोई तजाद नहीं नजर आया और अल्हम्दुलिल्लाह केस हर तरीके से साबित होकर प्रूव हुआ कि ये सारा प्लान मर्डर फरूख होकर ने करवाया और इसको प्लान करके जनाब उसने ये एग्जीक्यूट करवाया। और जिसके तमाम शवाहिद इसकी पहली धमकी से लेकर, जब इसने ये वकूआ करने से पहले एक धमकी दी थी कि जो अब्दुल रहमान के साथ चलेगा वो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा, उससे लेकर वीडियो से लेकर ये तमाम शवाहिद इसके खिलाफ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जिनकी बुनियाद पर कोर्ट ने इसे सजा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस 4 साल के सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आप पर कोई प्रेशर भी डाला गया क्योंकि आप इस केस को देख भी रहे थे? और अमूमन मेरा भी सवाल ले लीजिएगा वकील साहब, अमूमन होता है कि इस किस्म के केसेस में वकील जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, उनको पैसों का लालच भी दिया जाता है, धमकाया भी जाता है, तो आप इस केस के साथ जुड़े रहे। देखें जी, बात इस तरह है कि हमें डायरेक्टली, हाजी साहब ने भी आपको बताया, डायरेक्टली हमें कभी अप्रोच नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्टली ऑफर्स लोगों के थ्रू और वो थ्रेट्स वगैरह ये चीज़ें होती हैं। डायरेक्टली कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो कोशिश अपनी तरफ से करते रहे। तो आपके पास कुछ लोग आते थे इनडायरेक्टली? नहीं, वो डेफिनेटली हमारे पास तो डायरेक्टली कोई नहीं आते थे, लेकिन जो हमारा अपना एक सर्कल, हमारा जो अपने सर्कल के लोग होते हैं
और जो इस केस के अंदर चल रहे होते हैं उन लोगों के पास आते थे। जैसे हमारी एक यूनियन है जिसको लीड कर रहे होते हैं, जिसके बानी है कुसार पटवार ताब, डेफिनेटली ये लोग सैकड़ों की तादाद में वहां जाते भी थे माजिद सत्ती के साथ यकजहती के लिए। और इसी तरह वो लोगों को अप्रोच करते थे, डायरेक्टली मुझे अप्रोच नहीं किया गया, और हमारी लॉ टीम जो पूरी है, मतलब फखर साहब थे, हम थे, हमें किसी ने डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया। आप भी बताएं कि आपको इस दौरानिए में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कितने लोगों को आपने इकट्ठा किया। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो बहुत शुक्रगुजार है आपके कि आपने हमें इंटरव्यू किया और इस केस के हवाले से आपने जो शवाहिद है और चीज़ें वो इकट्ठी करने के लिए हमें डायरेक्ट आपने कांटेक्ट किए। इसके बाद इस केस के हवाले से जब मामला होते हैं, माजिद सती का जब मर्डर होता है और ये चीज़ें हमें चलती हैं कि ये जो इसके पीछे जो पिंडी और इस्लामाबाद का सबसे बड़ा माफिया है ये है। और इसी वाले से हम एक कोसार पटवार इत्तेहाद के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल वर्किंग जिसमें हम करते हैं वो चला भी रहे हैं। ठीक है। तो उसके हवाले से जो कई मुकदमा है और जो इनके लवाकिन है उन्होंने हमें कहा कि हमें आपकी मोरल सपोर्ट चाहिए इसके बीच में, क्योंकि इनका स्टाइल ये है, ये माफिया है, जब इनके खिलाफ वो केसेस बनते हैं पहले तो ये कोशिश करते हैं कि बंदे को डरा धमका के बिठा दें इस केस में वो कचहरी तक ही ना आए। और जो लोग को कचहरी तक जाते हैं तो फिर ये कचहरी में लोगों को डराते धमकाते हैं, अपने साथ 200-400 बंदा लेके गन मैन और वो गाड़ियों और वाले लोग लेके जाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं। और इस किस्म का इनका एक सबका रिकॉर्ड रहे और इस तरह की मामला इस तरीके से वो चलते भी रहे और करते भी रहे। बिल्कुल ठीक तो है। हमने कहा कि जब हमें पता चला ज्यादती हुई है और ये चीजें इनके पास रिकॉर्ड और सारे जो शवाहिद थे वो मौजूद थे, वो हमने पहले स्टडी की। जब हमें पता चला कि बाकी ये राइट पे उनसे ज्यादती हुई है और इसके पीछे इनका हैंड है फर्क होकर का और इसके जो माफिया जो सारे का, फिर हमने इन्हें कहा कि हम इंशाल्लाह आपके साथ करेंगे। और अजी जो हाजी साहब है इनके मुद्दई मुकदमे इनके साथ इदारे यकजहती के लिए हम कचहरी जाते रहे, जो भी इनकी पेशियां होती रही उस हवाले से। और एक आध पेशी के बीच में इस तरह था कि 300-400 लोग उनकी तरफ से थे, इसी तरह 200-300 लोग हमारी तरफ से भी थे। और फिर उन्होंने हम पे वोटिंग स्टार्ट कर दी और वहां पे थोड़ा सा कोई हमारी तर्क कलामी भी बंदों की आपस में होगी। और फिर उस दिन हमने ये चीज बताई कि जो हमारा कोसार के जो लोग हैं, पहाड़ के जो लोग हैं और जो पटवार के लोग हैं, इंशाल्लाह अगली तारीख पे एक नई तारीख रकम पिंडी कचहरी के बीच में हाजी अरशद साहब जो है इनके साथ इदारे यकजहती के लिए इंशाल्लाह मैक्सिमम जो लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद कोसार के वो लोग आएंगे अगली तारीख पे और इसे इदारे यकजहती करेंगे। और इसी तरीके से हुआ। जो नेक्स्ट तारीख थी उसमें तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब जो लोग थे वो उस तारीख पे आए और उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड करवाया इन जालिमों के खिलाफ। और वो एक नई तारीख भी रकम हुई। और उसके बाद फिर जो कोर्ट्स थी उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से उन्होंने कह दिया कि जो लोग हैं उनको आपने नहीं लेकर आना इस हवाले से। और 4 साल इस केस को अल्हम्दुलिल्लाह आजी साहब लेकर चलते रहे जो मुद्दे में, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इनके साथ शाना बिशाना हर खड़ा रहा। और इसके दौरान थ्रेट्स भी आती रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी सिलसिला था वो कि आपकी बॉडी जैसा फलाने मुख्तलिफ शहरों से मिलेंगे, इस किस्म की और भी बहुत सारी चीजें कि भाई जो हमारे खिलाफ चलता है तो लोहे के कपड़े किसी ने भी पहने, इस तरह की ये चीजें चलती रही और ये करते रहे। लेकिन ये है कि हम हक के लिए मिले थे तो अल्लाह की जात ने उसमें हमें कामयाबी भी दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये भी आज उसका बताइएगा नतीजा कि ये है कि ये सदाई बहुत तक अच्छा, ये बताइएगा जब आप लोग अदालत पेशी जब होती थी उस वक्त जाते थे और काफ़ी बड़ी तादाद में आपके साथ लोग होते थे, तो इसके अलावा और किस तरह आप लोगों ने इंसाफ लेने के लिए कैंपेन चलाई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाई या फिर वक्तन फ़वक्तन आप लोग एहतजाज करते थे या कोई ऐसी कैंपेन लॉन्च करते थे जस्टिस फॉर माजिद सत्ती के लिए? जी ये तो एक तारीख खत्म हुई थी इस वाले से। पिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में तो जो कोसार के हमारे लोकल जर्नलिस्ट थे वो लोग हमारी जो भी पेशे जो हमारा जो मौकफ था वो उसको सोशल मीडिया पे वायरल करते थे। इसके बाद सोशल जो ओवरसीज में हमारे कोई जो लोग बैठे हुए हैं जो हमसे हमदर्दी करने वाले थे वो भी इस चीज को लेकर चलते थे। और स्टार्टिंग में हमारा जो मेन जो सोशल मीडिया पे हमारा जो मौकफ था जस्टिस वो माजिद सत्ती को वायरल करने में हमारे लोकल जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने किरदार अदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4 साल बाद ये जो हमें आज कामयाबी मिली है उसके बाद तो अब ये पोजीशन है कि पूरे पाकिस्तान से लोग खुद आ रहे हैं। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा जो हमारे ओवरसीज जिन्होंने हमें सोशल मीडिया में अप्रिशिएट किया वो हमें उन्होंने वायरल किया। और उसके बाद जो हमारे लोकल जर्नलिस्ट है यहाँ पे कोसार के उनके वाले से
सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी भी कोई सेटलमेंट के लिए राब्ते किए जा रहे हैं? फिलहाल तो मेरे ख्याल से अभी ये मुद्दई मुकद्दर बैठे, उन्होंने आपसे बात की है, जब से ये फैसला हुआ उसके बाद तो मेरे ख्याल से उन्होंने किसी तरीके से कॉन्टेक्ट नहीं किया। वो तो अभी एक झूठा जो डबल स्टैंडर्ड इनका है, सोशल मीडिया पे और मामलात हैं इनके, और ग्राउंड पे इनके और सिलसिला चल रहा है। ग्राउंड में क्योंकि जब से इनको सजा हुई है, जैसा कि हाजी साहब ने आपको बताया कि आज चौथा पांचवा दिन है, जो लोग इनके जुल्म के सताए हुए थे और जो इनके मुतासरीन थे, वो दिल से खुश हैं और मुबारकबाद देने के लिए हाजी साहब और हमारा दीगर जितना भी प्लेटफॉर्म है, उसके जी। जितने भी लोग हैं उनके पास लोग जा रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए पूरे पिंडी इस्लामाबाद में से। लोगों के बीच में यहाँ पे बहुत खुशी है, इस हवाले से लोग बड़ा इस चीज को सराह रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद के अंदर। बहुत शुक्रिया जी आपके वक़्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो कि माजिद सत्ती केस के मुद्दई भी थे, उनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, और जो एडवोकेट इस केस को देख रहे थे, उनकी भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।